Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, अभी लास्ट की वीडियो में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन राइट। क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है जो ये आज उसकी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है। आई होप पहले की आपने सभी वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं देखी है तो ये आई कॉर्नर पे आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए सो दैट ये नॉलेज आप भी गेन कर सके और साथ में दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 4। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? अभी तक हमने देखा कि जो फ्रांस में जो सिनेरियो हुआ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, मुनार्की होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो वहां पे क्या फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की का सिस्टम बना था, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन वहां पे सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी थी कि लोग रूलर से खुश नहीं थे। जो असेंबली थी, जो थर्ड स्टेट थी जिसने खुद को असेंबली डिक्लेयर किया था, वो खुश नहीं थी रूलर से। तो उसने एट द एंड रूलर को भी हटाने के वहां से ट्राई किया, उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश की, लिमिट करने की कोशिश की, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वहां पे रूलर को हटा दिया गया, मुनार्की खत्म कर दी गई और फाइनली वहां पे रिपब्लिक बना, राइट, जहाँ पे रूलर को चुना जा सके, लोग अपने लीडर को चुन सके। उसके बाद जो वहां पे क्लब था, जो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी थी जो सबसे पॉपुलर थी, जैकोबिन क्लब, वो रूल में आए। उनके लीडर थे जो, वो भी उन्होंने जो कन्वेंशन वहां पे बना, असेंबली बनी नहीं, उसको लीड किया। लेकिन उनका रूल भी काफी स्ट्रिक्ट होने के कारण लोग उनसे, वो भी धीरे धीरे इनफेमस होने लगे और लोग उनसे भी परेशान होने लगे और एट द एंड वो गवर्नमेंट भी खत्म हुई। धीरे धीरे जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और वो भी, उन्होंने भी ट्राई किया कि पावर में आ सके और पॉलिटिकल पावर गेन कर सके और रूल कर सके। अब हमने देखा कि क्या वुमेन ने वहाँ पे रिवॉल्यूशन में पार्ट किया था, क्या उनका पार्टिसिपेशन था। ये हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब पीछे जो मेन लोग थे वो जब फ्रंट में थे, ठीक है, वॉर के टाइम पे, रिवोल्ट के टाइम पे लड़ने जा रहे थे आगे, तो वुमेन ने काफी बड़ा रोल प्ले किया इस रिवॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं। Women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. ठीक है, तो वुमेन ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन रिवोल्यूशन में और उनका काफी बड़ा रोल रहा इस चीज में। और उनका ये मानना था कि वो, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है इन रिवोल्यूशन में, वो प्रेशराइज करेगा रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, ताकि नए से नए मेजर्स ला सकें वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। ये आपने देखा ही है कि जो थर्ड स्टेट की लोग थी, जो वुमेन थी, ज्यादातर उनको तो लिविंग के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था। बिकॉज जो मैन थे, जो पॉपुलरली स्ट्रगल में, रिवॉल्यूशन में लगे हुए थे, तो वो तो वहां पे डायरेक्ट फ्रंट में थे, तो वुमेन को पार्टिसिपेट करना पड़ता था। बाकी नोबल्स और क्लर्जी का तो एक तरह से ऑलमोस्ट अब इक्वालिटी हो चुकी थी। वुमेन वहां पे, उनका तो ऑलमोस्ट देवर रिच, तो उनके पास तो इतना ज्यादा उनको करना कुछ नहीं होता था, काम करना नहीं होता था। दे हैड मनी। दे वर्कड एज seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in house of the prosperous people। तो उनको लगभग सारे काम करने पड़ते थे। लॉन्ड्रीज वगैरह करते थे वो, फ्लावर्स बेचते थे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेचते थे, ठीक है, मार्केट में। या वो एम्प्लॉयज थे कहाँ पे, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह, रिच पीपल के घरों पे, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज्यादातर वुमेन की जो कंडीशन क्या थी कि उनको एजुकेशन नहीं लेने दी जाती थी, राइट, और ना ही उनको किसी जॉब के लिए ट्रेनिंग लेने दी जाती थी, ठीक है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। ज्यादातर जो होती थी, रिच लोगों की जो बेटियां होती थी या वेल्दियर लोगों की जो होते थे घर पे, उनकी डॉटर्स होती थी, ठीक है, थर्ड स्टेट की, उन्हीं को कॉन्वेंट में जाने दिया जाता था, ठीक है, पढ़ने दिया जाता था। और एट द एंड क्या करते, उनकी फैमिली उनकी मैरिज को अरेंज कर देती थी, राइट। Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men.
अब जो वर्किंग वुमेन थी उनको साथ ही साथ काम के साथ ही साथ अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी फेच करना पड़ता था, राइट। और अपनी मतलब ब्रेड के लिए जो उनका जो स्टेबल फूड है उसके लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अपने बच्चों को देखना पड़ता था। और इन कंपैरिजन टू दैट, मतलब मेन के अकॉर्ड कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी वेजेस भी काफी कम होती थी, राइट। तो एक तरह से पेट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट। मेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, वुमेन को नहीं। ये हमने ऑलमोस्ट वर्ल्ड में हर जगह ही देखा है, इंडिया में भी ये होता था पहले पास्ट टाइम में। नाउ तो वुमेन आर इक्वली और अच्छे से कर रही हैं, ठीक है, कंपेयर टू मेन, ठीक है। तो अब वुमेन की काफी अच्छी कंडीशन है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वुमेन को भी अभी भी वो चीजें फेस करनी पड़ती है। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। तो लगभग 60 क्लब्स बने थे वुमेन के फ्रेंच सिटीज में, राइट। हमने देखा था डिफरेंट क्लब्स वर फॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन, तो मेन के भी थे और यहाँ पे वुमेन ने भी खुद के क्लब्स बनाना शुरू कर दिया था। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. अब जो सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन की, ये वाली जो सोसाइटी थी, ये वाला जो क्लब था, ये बहुत फेमस था, राइट। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये जो क्लब है, दिस वाज द वेरी फेमस क्लब ऑफ वुमेन, राइट। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इसको याद कर लीजिएगा। द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। अब जो ये रेगुलर ये जो डिमांड करी थी वो इस चीज के लिए कर रही थी कि जो वुमेन है उनको मेन के इक्वल राइट्स दिए जाए पॉलिटिकल। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, हमने देखा था 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या था, उसने वुमेन को पैसिव सिटीजन्स में ऐड कर दिया था, रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स क्या थे, हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था कि there were two types of citizens, active citizens and passive citizens. एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे, जो 25 ईयर्स की ओल्ड एज के ऊपर तक होते थे लोग, राइट। साथ में सिर्फ मैन, दोज मैन हु आर मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, है ना। और साथ ही साथ जो टैक्स पे करते थे इक्वल टू द वेजेस ऑफ 3 days, राइट। मतलब 3 दिन के वेजेस के बराबर जो टैक्स पे करते थे, और 25 ईयर्स के ऊपर के ओनली मैन, दे वर कॉल्ड द एक्टिव सिटीजन्स। बाकी सारे जो वुमेन और लेडी वुमेन और किड्स वगैरह थे और जो भी 25 ईयर से नीचे के थे, दे वर नोन एज द पैसिव सिटीजन्स। तो राइट टू वोट सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को था, तो इसलिए भी वुमेन काफी इससे नाखुश थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। अब उन्होंने डिमांड किया कि हमको राइट टू वोट मिलना चाहिए, हमें असेंबली में इलेक्ट किया जाना चाहिए और पॉलिटिकल ऑफिस भी हमें मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. अब शुरू शुरू में तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने लॉज लाई, जैसे टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। अब जब स्टेट स्कूल्स बने, गवर्नमेंट ने अपने खुद के स्कूल्स बनाए, ठीक है, तो उसमें स्कूलिंग भी कंपलसरी करी गर्ल्स के लिए, पहले नहीं थी कंपलसरी, ठीक है। उनको राइट टू एजुकेशन नहीं होता था, उनको एजुकेशन नहीं देने ली जाती थी, अब उनको कंपलसरी एजुकेशन का इसमें यहाँ मिल गया प्रोविजन। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। पहले क्या कर दिया जाता था, जो कुछ थर्ड एस्टेट की जो लेडीज होती थी, वुमेन होती थी, उनको स्टडी करने के लिए दी जाती थी, जो नोबल्स की होती थी, वेल्दियर क्लास के लोग के होते थे थोड़ी, लेकिन उसके बाद उनको मैरिज उनकी अरेंज की कर दी जाती थी। लेकिन अब देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। चलिए, मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब जो मैरिज था वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ चुका था, सिविल लॉ के अंडर आ चुका था, कि जिसमें वो फ्रीली अपना मैरी कर सकते थे और रजिस्टर कर सकते हैं उसको, राइट, नो फोर्सफुली। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, अब डाइवोर्स भी लीगल कर दिया गया, राइट। पहले डाइवोर्स भी नहीं कर सकते थे, अब इट वॉज अ लीगल थिंग एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। अब उसको दोनों कर सकते थे, पहले
सिर्फ मैन किया करते थे कि डाइवोर्स देना है तो मैन ने डाइवोर्स दे दिया, वुमेन को ये कोई राइट नहीं था. नाउ वुमेन कैन ऑल्सो गिव डाइवोर्स. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. Now they can apply for jobs, they can get training for jobs, artists बन सकते हैं, they can run their own business, right? Women's struggle for equal political rights, however, continued. लेकिन जो अभी ये जो उनके जो राइट फॉर वो है पॉलिटिकल राइट्स जो है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट. ठीक है, ये अभी उनको नहीं मिल पाया है. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested, a number of them executed. ठीक है, और काफी को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया. अब रेन ऑफ टेरर हमने देखा था. ठीक है, जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी, जैकोबिन गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पे जो रूलर था उनका, राइट, जो गवर्नमेंट का हेड बना था, उसने क्या किया, रोबेस्पेरे ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रूल्स लाया. ठीक है, उसने गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्टली चलाया. नोबल्स और जो क्लर्जी थे ऊपर की, उन पे काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी. साथ ही साथ जो भी उसके थर्ड स्टेट के लोग भी जो उसके अगेंस्ट में थे, उनके साथ भी वही इल ट्रीटमेंट किया, जिससे वो इनफेमस हुआ, राइट. और एट द एंड उसका भी फेट क्या था, गिलोटिन, उसको भी गिलोटिन किया गया. सो रीन ऑफ टेरर के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने नए लॉज लाई थी, उसमें क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि वुमेन के क्लब्स जो हैं वो ही बंद कर दिए जाएं, और बैनिंग देम देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही है उनको बैन कर दिया जाए. मैनी वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड. अब काफियों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया. Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. और लगभग ये जो वुमेन के लिए राइट टू वोट का जो है और इक्वलिटी के लिए है जो स्ट्रगल, वो चलता रहा, वर्ल्ड वाइड ही चलता रहा. हमने इंडिया में भी देखा ये चीजें, राइट. और बाकी और ब्रिटिश टेरिटरीज में भी चल रहा था काफी, राइट. जो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो कंट्रीज, कितनी बड़ी थी, ठीक है, कॉलोनियल रूल कर रही थी, but still the situation of women were almost similar in each and every country throughout the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. अब जो राइट टू वोट के लिए जो फाइट चल रही थी, वो एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट की तरह चली. सफरेज मूवमेंट मतलब क्या है, कि वुमेन के राइट्स के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड जो चल रही है, राइट. वर्ल्ड वाइड ही पूरी मतलब वुमेन के लिए ये चीजें चल रही है, उनका जो राइट्स हैं उसके लिए पूरी वर्ल्ड वाइड ये चीजें वो हो रही है, राइट. ये मूवमेंट चल रही है. इस टाइम पे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे चल रही थी ये. इंडिया देख लो आप, ब्रिटेन देख लो आप, फ्रेंच देख लो, या अमेरिकन कॉलोनीज में भी कहीं भी देख लो आप, ब्रिटिश की सारी कॉलोनीज में, फ्रेंच कॉलोनीज में, वर्ल्ड वाइड कहीं भी देख लो, वुमेन के लिए जो ये राइट टू वोट और उनकी इक्वालिटी के लिए ये इश्यूज हर जगह थे. और ये मूवमेंट वर्ल्ड वाइड चलेगी, दैट इज इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट कहा जाता है जिसे. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. और जो फ्रेंच वुमेन ने जो रिवॉल्यूशन किया, वो हर जगह एक इंस्पायरिंग मूवमेंट रहा, मेमोरी रही. और अदर कंट्रीज में या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इन स्टोरीज से और जगह वहां पे भी वुमेन इंस्पायर हुई इनसे. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. फाइनली इन द एंड जो 1946 है, तब जाके वुमेन को राइट टू वोट मिला, ठीक है, फ्रांस में. और धीरे धीरे हमने देखा और कंट्रीज में भी वुमेन की पोजीशन अच्छी होती गई, और उनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल राइट्स मिलने लगे. अब ये लेडी है ओलंपिए दी गोगिस, 1748 टू 1793. इनका ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनका काफी बड़ा पार्टिसिपेशन है, और वुमेन स्ट्रगल, वुमेन के राइट्स के लिए इन्होंने काफी रिवॉल्यूशन किया, स्ट्रगल किया. द लाइफ ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी वुमेन ओलंपिए दी गोगिस, ठीक है, one of the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution and the declaration of rights of men and citizen as they excluded women from basic rights. ठीक है, हमने देखा था ना, वुमेन को एक्सक्लूड किया था बेसिक राइट से, उनको सिर्फ पैसिव सिटीजन की तरह रखा गया था, ठीक है. ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. सो इन 1791 में क्या किया उन्होंने, ये डेट है ना, शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन.
जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था खाली। उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखा ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जो उन्होंने क्वीन के सामने रखा और नेशनल असेंबली के सामने रखा, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, कि वो लाए इस चीज को और एक्ट करें उस पर इन 1793। लेकिन 1793 में क्या हुआ, ओलंपिया दे गोगस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सफुली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब। अब आपने देखा था रीन ऑफ टेरर के टाइम पे या जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पे, रोबिस्पेरे के टाइम पे क्या हो रहा था कि वुमेन क्लब्स को बंद कर दिया गया। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद ट्रीजन, देशद्रोह का आरोप लगाया उस पर, और सून आफ्टर शी वॉज एग्जीक्यूटेड, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब देखिए, हमने देखते आ रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है स्लेवरी चली आ रही थी, राइट। स्लेव्स बनाए जाते थे लोगों को, ठीक है। खासकर जो वाइट लोग थे, वो जो सो कॉल्ड मतलब कहा जाता है ब्लैक पीपल जो है, ठीक है, जो वाइट नहीं थे, नॉन वाइट्स को, ठीक है, सप्रेस करते थे, खुद से कम समझते थे, ठीक है, उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था। तो देखते हैं, one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. लेकिन अब हमने देखा जैकोबिन जो रूल था, रिजीम था, वो काफी स्ट्रिक्ट तो था ही, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई है, राइट। कोई भी रूल होता है उसमें हर चीज गलत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अच्छा भी रहता है, ठीक है। एवरीथिंग हैज इट्स गुड्स एज वेल एज सम बैड थिंग्स, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म क्या था जैकोबिन रिजीम का, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ठीक है, ये क्या थे, इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटी सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर, ठीक है, ये सब चीजें इसका ये इंपॉर्टेंट सप्लायर थे ये। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and Americas, ठीक है। तो जो यूरोपियंस थे वो अलग अलग जगह पे उनको, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar places meant a shortage of labor. अब जो यूरोपियंस थे वो अलग अलग जगह पे उनको जाना पसंद नहीं था जाना, ठीक है, अनफेमिलियर थे वो, तो इसलिए क्या किया गया, जो शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से ये स्लेव जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो स्टार्ट हो गया बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century, 17th century में स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नैंटिस to the American coast where they bought slaves from local chieftains. जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते थे वो यहाँ पोर्ट से, पोर्ट ऑफ बेंडिस और नेंटिस, यहाँ से टू द अफ्रीकन कोस्ट की तरफ सेल करते थे, और वहाँ पे खरीदते थे जो स्लेव्स को लोकल चीफ्टेन से, जो वहाँ के ट्राइबल के जो हेड होते हैं, ठीक है, सरदार जो कहते हैं, ट्राइब के सरदार, उनसे खरीदते थे स्लेव्स को। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to the plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. अब उनको ब्रांड और शैकल किया जाता था, मतलब जो लेबर्स वो परचेज करते थे उनको उन पे सील लगाई जाती थी, जैसे आपने देखा होगा आजकल एनिमल्स पे भी देखा होगा कभी सील लगती है, राइट। तो उसी तरीके से उनको भी टैगिंग की जाती थी, सील लगाई जाती थी कि हाँ, एक नंबर दिया जाता था, जो भी उनको दिया जाता था आइडेंटिफिकेशन, वो करके उनको टाइटली पैक्ड शिप्स में, मतलब भर भर के स्लेव्स को पूरी तरीके से कंडीशन में उनको रखा जाता था, उनको ले जाया जाता था। मंथ्स की वॉयज होती थी, मतलब जो वॉयज होता था, शिप का जो रास्ता होता था वो काफी लंबा होता था, कम से कम महीनों 2-3 महीने का जो सफर होता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, उसके बाद उनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। अब जो ये स्लेव लेबर की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इससे क्या हुआ, ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिको। अब ये बढ़ रहे थे स्लेव, ठीक है, लेबर बढ़ रहा था, अब तो इससे क्या है, प्रोडक्शन भी बढ़ रही होगी, अब मार्केट में जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे शुगर, कॉफी और इंडिको की डिमांड बढ़ती गई। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. The National Assembly held long debates about
whether the rights of man should be extended to all French subjects, including the French colonies, but it did not pass any laws fearing opposition from the businessmen who whose incomes depended on the slave trade. अब देखिए, जो नेशनल असेंबली थी वो इन चीज़ों पे डिबेट तो करती थी, राइट ऑफ मैन, ठीक है, कि इनके राइट्स को इनको मिलने चाहिए, और ये पूरे फ्रेंच सब्जेक्ट है, पूरे फ्रेंच के सबके लिए होनी चाहिए चीज़ें, और ऑल ओवर फ्रांस में ये मतलब किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, आपने देखा ही होगा, पावरफुल जो लोग होते हैं, उनकी वजह से, क्योंकि उनका पैसा काफ़ी स्लेव ट्रेड में लगा हुआ था, और जब स्लेव ट्रेड में जब पैसा आ रहा होगा तो ज़रूर वो जरूरी तो है ही कि गवर्नमेंट के पास भी उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। तो फिर इस वजह से बड़े बिजनेसमैन की प्रेशर की वजह से या उनकी वजह से ये चीज़ों को फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, राइट। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू सी ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, ठीक है। तो फाइनली जो कन्वेंशन था 1794 में से लेजिस्लेट किया कि फ्री करेंगे ऑल स्लेव्स को इन फ्रेंच ओवरसी पोजेशंस, ठीक है। जो भी फ्रेंच के ओवरसी पोजेशंस है वहां पे स्लेव्स को अब फ्री कर दिया जाएगा। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years later नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, ठीक है। अब ये हो तो गया था 1794 में, लेजिस्लेट कर तो दिया गया था कन्वेंशन के द्वारा, जो असेंबली थी उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन सूनर 10 साल के अंदर अंदर ही नेपोलियन ने, जो नेक्स्ट जो मिलिट्री डिक्टेटर आया था वहां पे, ठीक है, आफ्टर द जैकोबिन रूल, मतलब जैकोबिन के बाद तो थोड़ा बीच में पावर में वो भी आए थे मिडिल क्लास लोग, लेकिन उसके बाद नेपोलियन का जब रूल हुआ तो नेपोलियन ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जो प्लांटेशन ओनर थे वो समझ चुके थे कि अगर उनको फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इससे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और जो फाइनली जो स्लेवरी है 1848 में खत्म हुई, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में। आपने देखा था और जगह पे भी स्लेव वर्ल्ड वाइड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में स्लेवरी चल रही थी, राइट। इंडिया में भी देख लो आप, इंडियन लोगों को जो ब्लैक होते थे उनको अफ्रीका में या आगे ब्रिटिश कॉलोनीज में उनको स्लेव के लिए स्लेव की तरह रखा जाता था, अमेरिकन कॉलोनीज में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब देखिए, रिवॉल्यूशन तो वर्ल्ड वाइड, सॉरी, चल रहा है फ्रांस में, वर्ल्ड वाइड भी चल ही रहा है, ठीक है, हर जगह कंट्री में कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहा है रिवोल्ट, किसी न किसी रीजन की वजह से। तो जो अब डेली लाइफ का जो रिवॉल्यूशन है वो किस तरीके से चल रहा है, देखिए लोग क्या फेस कर रहे हैं, कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू कर रहे हैं। The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. Right? Revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो भी ट्राई कर रही है, लॉ पास कर रही है, ठीक है, कि जो उन्होंने जिस आइडिया पे, वो लिबर्टी इक्वलिटी के आइडिया पे चल रहे थे, वो ला सकें उसको। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the winters of, sorry, in the summer of 1789 was the abolition of censorship. तो जो आफ्टर द फॉल ऑफ बेस्टाइल, हमने देखा था बेस्टाइल पे जो अटैक हुआ था उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, लॉ, उसके बाद जो लॉ आया, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट लॉ था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होता है कि जो ओल्ड रिजीम होता था, हमने देखा 1789 के पहले का जो फ्रांस होता था उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, सोशल सिस्टम था, वो सारा ओल्ड रिजीम कहलाता था बिफोर 1789, राइट, 1789 से पहले का। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो मटेरियल होता था, रिटर्न मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जैसे बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, प्लेज हो गए, ये पब्लिश किए जाते थे और परफॉर्म किए जाते थे सिर्फ कब, जब वो अप्रूव हो जाते थे बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। जब किंग उसको पास कर देता था कि इसमें कुछ उसके अगेंस्ट कुछ बातें तो नहीं है या कुछ ऑब्जेक्शनल तो नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्शनल तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो लोग किस बारे में लिख रहे होंगे, जो उन पे एट्रोसिटीज की जा रही होंगी या जो फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तरह से उसको सेंसर किया जाता था कि लोगों तक, पॉपुलेशन तक उस चीज को ना पहुंचाया जा सके। तो जब तक उसको किंग पास नहीं कर देता था, सेंसर नहीं कर देता था, तब तक वो आगे नहीं जाती थी चीजें।
Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. जब डिक्लेरेशन आया हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी तो उसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन आया, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच को और एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट बताया और एक नेचुरल राइट दे दिया गया, ठीक है, जिसमें न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स दिखो flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. ठीक है, अब क्या हुआ, जब सेंसरशिप हट गई, एबोलिशन हो गया, तो अब जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अब हुआ ना एक्चुअल में राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। तो अब लोग अब लिख सकते थे, ठीक है, जो एट्रोसिटीज फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो सप्रेशन फेस कर रहे हैं वो बाय द रूलर और द किंग हूसोएवर इट इज। तो इससे क्या हुआ, ये सारी चीजें फ्रांस में फैलने लगी, साथ ही साथ कंट्री साइड में फैलने लगी, साथ ही साथ अदर कंट्रीज में भी फैलने लगी, ताकि इससे क्या हुआ, और लोग भी अपने राइट्स के बारे में समझने लगे और वो जागरूक हुए। Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive processions attracted large number of people. अब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका मतलब क्या था कि अपोज किया जा सके व्यूज को ऑफ इवेंट्स को, ठीक है, वो एक्सप्रेस किए जा सके, और जो दोनों साइड है, कभी भी मतलब किसी भी कन्वर्जेशन में किसी चीज में दो साइड होती है, ठीक है, तो दोनों अपने अपने व्यूज रख सके, राइट, थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। चलिए, अब कंक्लूजन क्या हुआ इसका पूरा, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या हुआ। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, राइट, उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. उसने जो नेबरिंग कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, उसमें अटैक करना शुरू किया, उनको डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, ठीक है, खुद के किंगडम बनाने शुरू कर दिए, जहां पे उसने क्या किया, अपने खुद के जो मेंबर्स ऑफ फैमिली थे उनको सेट किया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन खुद के जो रूल था उसको क्या कहता था कि वो मॉडर्नाइजर है, मॉडर्नाइजर है यूरोप का, ठीक है, चीजों को ठीक करने के लिए आया, वो सब कुछ ठीक कर देगा। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ रूलर थोड़ा बहुत अच्छा भी काम करते हैं साथ ही साथ, तो उसने कुछ लॉज पास किए जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था, ठीक है, कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट की जा सके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो वेट जो हम आजकल यूज करते हैं वेट्स और मेजरमेंट्स वगैरह, तो उसका यूनिफॉर्म सिस्टम किया गया, ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम के थ्रू आया। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as a invading force. शुरू में तो नेपोलियन को सब क्या समझते थे, लिबरेटर है ये, ठीक है, सब कुछ ठीक करेगा, ये लिबरलाइज करेगा, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ लोगों के लिए फ्रीडम लाएगा। बट धीरे धीरे लोगों को वो नेपोलियन आर्मीज किस तरीके से दिखने लगी, एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह, कि ये आते हैं, आक्रमण करते हैं और अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। He was finally defeated in the बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, सॉरी, ठीक है, तो देखिए 1804 में रूल बना, 1815 में उसका एंड हुआ रूल का, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। बाकी तो स्टोरी की तरह है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आप एक इवेंट्स को समझिए कि क्यों हुआ क्या हुआ, थोड़ा ओपन माइंड से समझिए, आपको हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। हिस्ट्री के आपको सारे सब्जेक्ट जो सोशल स्टडीज के हैं सारे सब्जेक्ट इजी लगेंगे अगर आप उसको थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. अब जो काफी जो measures लिए थे नेपोलियन ने, revolutionary ideas of liberty and modern laws to other part of Europe, उनका काफी impact पड़ा लोगों पे नेपोलियन के जाने के बाद भी, right? These ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. अब जो फ्रांस ने इतनी सारी स्ट्रगल की है, उसमें जो मेजर जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जो लेगेसी चलती रही और एट द एंड आगे जाके
ठीक है, वहाँ एक अच्छी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, अच्छी गवर्नमेंट बन पाई जिसमें राइट्स थे सबके लिए, ह्यूमन राइट्स, इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन्स, ठीक है। तो ये जो लेगेसी चलती हुई आई रिवॉल्यूशन की वजह से, इसने फ्रांस को एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। और फ्रांस में जो ये सब हुआ, इससे ये फैला भी यूरोप में 19th सेंचुरी में। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिश, फ्यूडल सिस्टम हमने देखा था अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, अपने जो काम थे वो करवाते थे लोगों से, ठीक है, अपने अंडर रखते थे, सप्रेस करते थे, ठीक है, तो वो सब भी खत्म कर दिया गया। Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign national state. जो colonized people थे, उन्होंने काम किया काफी इस फ्रीडम के लिए, इस आइडिया ऑफ फ्रीडम के लिए, अब बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट, ठीक है, एक सॉवरेन नेशन बनाने के लिए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय, अब हम देखिए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिया में भी जो हमारे टीपू सुल्तान थे और राम मोहन रॉय थे, ठीक है, ये काफी अच्छे एग्जाम्पल है जो इंडिविजुअल जिन्होंने इन आइडियाज को फॉलो किया, ठीक है, हमारी इंडिया की स्ट्रगल के लिए, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा अभी तक, राइट। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। आई होप आपको ये चैप्टर भी बड़ा इजी लगा हो समझने में, नॉलेज मिली हो मेरे लेक्चर से, मेरे वीडियोस से। आई लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको अगर इससे पहले कि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके वो भी देखिए, इस चैप्टर को दोबारा से देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, स्टोरी की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअल में अगर जाएं तो आप समझ पाएंगे, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी इसलिए क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे हुआ होगा कुछ भी, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं यहाँ पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक्ड इट। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न, ठीक है, सीखिए, खुद भी सीखिए। मैं पूरा बेस्ट ट्राई करता हूँ आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की और अच्छे से समझाने की, ठीक है। धीरे धीरे और इम्प्रूव करता रहूँगा, आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा, आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। आई पुट गुड एफर्ट्स फॉर दिस थिंग। थैंक यू, टेक केयर, stay at home, be safe and take care of your family as well. See you in the next video. Bye.